नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का क्रांति यूट्यूब बैच 2.0 में। और दोस्तों, पॉलिटी की सीरीज में ये लेक्चर नंबर है 11। और अगर आप ले मेरा पॉलिटी का लेक्चर नंबर 10 और आज का ये लेक्चर नंबर 11 देख रहा है तो आपको पता होगा दोनों लेक्चर्स के बीच में 10 दिन का जो है दोस्तों गैप रहा। इसका जो पूरा कारण है, मैंने अपने यूट्यूब चैनल के जो पोस्ट वाला सेक्शन होता है वहां पर मैंने इसका कारण बताया था। तो कभी भी आपको कोई भी अपडेट मेरी तरफ से चाहिए हो तो आप डेफिनेटली उसको जरूर देखा करें। और हाँ, मैं एक बात आपसे और बताना चाहूंगा कि मैं टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी जो है शेयर करूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है वहां पर टेलीग्राम ग्रुप की जो है लिंक मैं आपसे शेयर करूंगा। तो हमारी जितनी भी यूट्यूब वाली ऑडियंस है उनके लिए एक टेलीग्राम ग्रुप हमारा जो है क्रिएटेड रहता है हमेशा। तो आप सभी उस टेलीग्राम ग्रुप का पार्ट रहेंगे तो मेरे द्वारा दी गई कोई भी सूचना आप सभी तक तत्काल जो है पहुंच पाएगी। और मैंने आपको बताया ही था कि ये जो 10 दिन बीते और ये जो 10 दिन का जो गैप रहा लेक्चर नंबर 10 और आज के लेक्चर नंबर 11 के बीच, इसका कारण बड़ा ही सिंपल सा दोस्तों, क्योंकि मैं सिर्फ एक ग्रेजुएट व्यक्ति हूं। मैंने अपनी ग्रेजुएशन के बाद कुछ भी नहीं किया और आज मेरी उम्र लगभग कुछ महीने बाद 29 वर्ष का मैं हो जाऊंगा। तो अगर आप देखें तो 21 से 29 वर्ष, 8 साल का गैप, और मैं सिर्फ और सिर्फ एक ग्रेजुएट हूं। कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने नहीं की, क्योंकि मेरा ये थोड़ा सा मानना था कि मुझे वो डिग्रीज का कलेक्शन नहीं करना है। पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है तो अच्छी स्ट्रीम में कोई एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करके किसी अच्छे सरकारी कॉलेज से करनी है। क्योंकि मैंने अपनी जो ग्रेजुएशन है वो भी बहुत ही बेहतरीन दिल्ली विश्वविद्यालय के शहीद भगत सिंह कॉलेज से करी। तो वहां से मेरा एक माइंडसेट जो है प्रिपेयर हो गया कि डिग्री लेने का तभी जो है अहमियत है जब वो एक अच्छे कॉलेज से और एक एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से प्राप्त हो, ना कि हम यूं ही कहीं से डिग्री कर लें। और फिर कुछ परिवार की परिस्थितियां और जिंदगी ने कुछ इस कदर जो है करवटें ली दोस्तों कि ये 8 साल कैसे बीत गए और मैंने बेइंतहा समय जो है बर्बाद किया। मैं सिचुएशंस को दोष ना दूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मेरी खुद का ही फॉल्ट रहा। और फाइनली मैंने सोच विचार किया कि क्यों ना वापस से अपना वो सफ़र जो है शुरू किया जाए। भले ही 29 वर्ष का हो गया, जवानी लगभग जाने को है, बट कोई बात नहीं, जवानी की कोई उम्र नहीं है। तो जब जवान बनने का मन करे तब हम बन सकते। तो मैंने इसीलिए एक पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम को जो है मैंने दिया। तो उसके लिए थोड़ा सा प्रिपेयर किया 3-4 दिन, और फिर इसलिए मेरे 10 दिन वो जो है निकल गए। और एग्ज़ाम मैंने 2 एंट्रेंस एग्ज़ाम बेसिकली दिए थे। तो एक अच्छा खासा हुआ मेरा और दूसरा काफ़ी टफ था। मैथ का पोर्शन बहुत ज़्यादा ही जो है सॉल्विंग वाला था, तो समय काफ़ी खर्च हो गया। दूसरा उतना मेरा खास गया नहीं। लेकिन ये एग्ज़ाम्स का जो मकसद था वो मैं खुद अपने आप को इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की फील्ड में वापस जो है मैं अपने आप को लाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मैं वापस से वापस से क्या, ये आप समझ लीजिए कि मेरे ज़िंदगी का पहला एंट्रेंस एग्ज़ाम था जो मैंने ये दिया था। जी हाँ, बिल्कुल, एंट्रेंस एग्ज़ाम ना देने का एकदम क्लीन रिकॉर्ड जो है, जो मेरा बना हुआ है, मैं उसको तोड़ना चाह रहा हूँ। और मुझे काफ़ी अच्छा लगा एक स्टूडेंट वापस से बन के एक विद्यार्थी जीवन के वो 10 दिन जो है बिता के काफ़ी अच्छा मुझे लगा। और भविष्य में मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है कि बहुत से लोग सरकारी नौकरी पकड़ के फिर उनको छोड़ देते हैं और YouTube पे फेमस होने का उनका जो है इरादा रहता है। मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है। मेरे लिए सरकारी नौकरी बहुत ज़्यादा कीमती है और मैं जब भी एंट्रेंस दूंगा किसी भी सरकारी नौकरी के लिए तो मैं पूरा दिल से, पूरी लगन से उसको देना चाहूँगा। और मैं चाहूँगा कि वो सरकारी नौकरी मुझे मिले। और होपफुली ये जो 10 दिन बीते इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को देने से मेरा मूड बन गया है, मेरा माहौल बन गया है, और भविष्य में अब मैं सरकारी एग्ज़ाम्स देने के लिए खुद को तैयार करने का पूरा प्रयास करूंगा दोस्तों। तो ये थी छोटी सी कहानी, मैंने आपका समय बर्बाद किया। बट ये YouTube चैनल, मैं और मेरा पैशन हमेशा से टीचिंग की ओर झुकाव में रहा है। और हमारा जो YouTube चैनल है वो पूरी तरीके से कंप्लीटली MPPSC को ही समर्पित है। इसीलिए आप देखते हैं कि किसी भी दूसरे एग्जाम की हमारे चैनल पर चर्चा नहीं होती। मैं चाहता हूं कि जब भी व्यक्ति के दिमाग में AKS अकेडमी का नाम आए
तो यू थिंक एमपीपीएससी, यू थिंक एकेएस, यानी कि जब जब एमपीपीएससी का आपके मन में विचार आए तब तब एकेएस एकेडमी का आपके मन में विचार दोस्तों आए। तो आइए आज के सफर की शुरुआत करते हैं, लेक्चर नंबर 11 की शुरुआत करते हैं। आप में से कोई भी पहली बार मुझे देख रहा है तो आपको बता दूं कि हम अपने YouTube चैनल पर पूरा प्रीलिम्स फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं, उसका कोना कोना कतरा कतरा। 1 मार्च 2025 को हमने इस मुहिम की शुरुआत करी थी। पिछले वर्ष भी हम इस मुहिम को चला चुके हैं, लेकिन इस वर्ष 2025 में जो हम ये मुहिम चला रहे हैं ये बिल्कुल अलग है दोस्तों, क्योंकि यहां पर हमने पूरा प्रीलिम्स का वादा आपसे कर दिया है, और जो वादा किया है तो वो निभाना तो पड़ेगा ही, और निभाएंगे, हमें कोई संकोच नहीं है। और हां, जब भी मन बना लो पढ़ने का, क्या मेंस, तो मेंस में तो हमारे ऑनलाइन कोर्स का कोई कंपैरिजन ही नहीं है, कोई तोड़ ही नहीं है, ना तो नोट्स का, ना लेक्चर्स का, ना हैंड रिटन नोट्स का, कोई तोड़ नहीं है। बस इतना कहना चाहूंगा और आगे बढ़ना चाहूंगा दोस्तों। तो आइए, आज जो टॉपिक मुझे आप लोगों को पढ़ाना है लेक्चर नंबर 11 में, वो है डीपीएसपी। अगर आपने पिछले हमारे 10 लेक्चर देखे हैं तभी आप इस लेक्चर पे आना तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अगर पिछले लेक्चर देखना नहीं चाहते, डायरेक्ट यहीं पर आना चाहते हो, तो भी कंप्लीटली आपकी मर्जी है। आप ये सोच रहे होंगे कि सर आपने 10वें लेक्चर तक आते आते फंडामेंटल राइट्स निचोड़ के हमको पिला दिए। बोले जी साहब, तो सर अब तो आप उस जो आपका पैटर्न है उसके हिसाब से आपको फंडामेंटल राइट्स का एमसीक्यू टेस्ट लेना चाहिए, क्योंकि आप तो चैप्टर पढ़ाने के बाद एमसीक्यू टेस्ट लेते हो। मैं जानता हूं, लेता हूं मैं एमसीक्यू टेस्ट। अब चूंकि मैं 10 दिन बाद एक ब्रेक के बाद इसको शुरुआत कर रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि एमसीक्यू टेस्ट में वो थोड़ा सा फील नहीं आएगा, तो मैं वापस कंटिन्यूएशन में कंटेंट की कहानी ही जो है शुरू करना चाहता हूं। बट फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज, मैं इन तीनों का कंबाइंड आपको एमसीक्यू टेस्ट जो है यहीं इसी सीरीज में ले लूंगा, आपको चिंता नहीं करनी है, ठीक है। जो है, जो फॉर्मेट है वो तो होगा लागू। बस मैं क्या कर रहा हूं, फंडामेंटल राइट्स पढ़ा देने के बाद मैं उसका तत्काल तुरंत जो है टेस्ट नहीं ले रहा हूं एमसीक्यू का। मैं 3 चीज का कंबाइंड एमसीक्यू टेस्ट आपको करवाऊंगा यहीं पर यूट्यूब पर, इसी क्रांति बैच में, इसी प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो शुरू करें फिर आज की कहानी, डीपीएसपी की कहानी को दोस्तों जो है हम लोग शुरू करते हैं। पीडीएफ आपको क्रांति बैच में कभी मांगनी नहीं है, आपको पता है उसूल, क्योंकि जब हम मेहनत करते हैं तो आपसे भी करवाएंगे। हैंड रिटन नोट्स आपको बनाने हैं, रजिस्टर्स आपके हर सब्जेक्ट के रेडी होने चाहिए। और मैं फिर से एक बार कहना चाहूंगा कि क्रांति बैच 2.0 के अंदर वर्तमान में 2 सब्जेक्ट चल रहे हैं, पॉलिटी और भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी। और संदीप सर ने इंडियन ज्योग्राफी में झंडे गाड़ रखे हैं, बहुत ही बेहतरीन जो है भारत का भूगोल पढ़ा रखा है। एक फैक्ट उसमें से बाहर जाना ही नहीं है, कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो उसको भी पढ़ते चलिए, इसको भी पढ़ते चलिए। और अभी कुछ ही दिनों में हम क्रांति बैच 2.0 के अंदर यहीं यूट्यूब पर एमपीजी के 2026 भी स्टार्ट करने वाले हैं। बल्ले बल्ले हो जाएगा, मजे ही मजे हो जाएगा, ठीक है। चल, तो ये तो हुई बहुत सारी बातें, बहुत सारी कहानियां। अब 10 दिन बाद मुलाकात हो रही है, तो बातें और कहानियां तो दोस्तों होना लाजमी है। तो डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं डीपीएसपी के बारे में, लेकिन उससे पहले 2-3 फैक्चुअल बातें। जब आप लोग मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे, फंडामेंटल राइट्स, तो फंडामेंटल राइट्स का भाग नंबर कौन सा था? पार्ट नंबर 3 था। संविधान के पार्ट नंबर 3 में आता है। और अनुच्छेद कहां से कहां तक थे? आर्टिकल्स 12 to 35, ठीक है। तो पार्ट नंबर 3 समाप्त हुआ। अब संविधान का पार्ट नंबर 4 स्टार्ट होगा, और यहां पर जो अनुच्छेद स्टार्ट होंगे वो आर्टिकल 36 से 51 पर स्टार्ट होंगे। क्लियर हो गई बात? तो डीपीएसपी कौन से भाग में आता है? 4। और अनुच्छेद आर्टिकल कहां से कहां आते हैं? 36 to 51। सिंपल हो जाएगा, याद करना। अब देखिए, डीपीएसपी का सबसे पहले मैं आपको मीनिंग बता देता हूं, और वो आपको रजिस्टर में जो है दोस्तों लिखना है। ध्यानपूर्वक आपको सुनना है, पहले समझना है, फिर उसके बाद लिखना है। डीपीएसपी अंग्रेजी में कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, और हिंदी में कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अब सुनिए, इसके नाम में ही इसकी कहानी छुपी है। देखो, यहां पर हम आसानी समझेंगे। राज्य का मतलब, यहां पर जो शब्द यूज हो रहा है राज्य, ये वही है जो हमने फंडामेंटल राइट्स के दौरान आर्टिकल 12 के अंदर पढ़ा था कि भैया स्टेट क्या होता है, राज्य क्या होता है, जिसमें बाय डिफॉल्ट पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट, पूरी स्टेट गवर्नमेंट,
पूरी की पूरी लोकल गवर्नमेंट जैसे कि नगर निगम, नगर पालिका, ग्राम पंचायत और हर प्रकार की सरकारी कंपनी, ये सब कुछ जो है उसमें शामिल होता है आर्टिकल 12 के तहत स्टेट शब्द की परिभाषा में। ठीक है, काफी बड़ा शब्द होता है। तो इस स्टेट को निर्देश देने वाले सिद्धांत क्या कहलाते हैं? डीपीएसपी। वापस से समझिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का मतलब है यहां पर ऐसे सिद्धांतों की बात हो रही है जिन्हें स्टेट को दिमाग में रखना है पॉलिसी बनाते वक्त। वापस से सुनो, यहां पर ऐसे सिद्धांतों की बात हो रही है जिनको दिमाग में रखना है। किसे दिमाग में रखना है? ये स्टेट यानी कि सरकार को अपने दिमाग में ये सिद्धांत बिठा के रखने हैं कोई भी नीति बनाने से पहले, क्योंकि ये सिद्धांत सरकार को दिशा निर्देश दिखाते रहते हैं। वापस सुनो, डीपीएसपी क्या है? डीपीएसपी वो प्रिंसिपल्स हैं, वो सिद्धांत हैं जो किसे दिमाग में रखने हैं? सरकार को दिमाग में रखने हैं। क्यों दिमाग में रखने हैं? ताकि जब भी सरकार कोई पॉलिसी बनाए, जब भी सरकार कोई नीति बनाए, तो वो कभी भी अपने मार्ग से भटके ना, वो कभी भी आउट ऑफ ट्रैक ना जाए। तो जब जब आप डीपीएसपी के सिद्धांत, डीपीएसपी के सिद्धांत नहीं, डीपीएसपी अपने आप में ही सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स हैं। ओके, ये प्रिंसिपल्स किसे याद रखने हैं? स्टेट को यानी कि राज्य को, ताकि जब ये स्टेट, जब ये राज्य किसी नीति का निर्माण करे, किसी पॉलिसी का फॉर्मेशन करे, तो वो अपने रास्ते से भटके ना। इतना क्लियर हो गया? एक डेफिनेशन तो ये हो गई। दूसरी डेफिनेशन क्या है डीपीएसपी के बारे में? डीपीएसपी शॉर्ट में सरकार की ड्यूटीज हैं। अब आप कहोगे सर ये वाली ज्यादा सरल है। देखो, पता तो दोनों होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सरकार के कर्तव्य यानी कि डीपीएसपी सरल शब्दों में क्या है? ये सरकार की ड्यूटीज हैं, ये सरकार के कर्तव्य हैं जो सरकार को निभाने हैं। किसके प्रति? जनता के प्रति, नागरिकों के प्रति, सिटीजन्स के प्रति। ठीक है, ये ज्यादा सिंपल है, इसको याद कर लो। दोनों को एक बार रिवाइज कर ले। डीपीएसपी वो प्रिंसिपल्स हैं, वो सिद्धांत हैं जिसे कौन दिमाग में रखेगा? स्टेट, राज्य यानी कि पूरी की पूरी सरकार। क्यों दिमाग में रखने हैं ये सिद्धांत? ताकि जब भी सरकार कोई पॉलिसी बनाए तो वो अपने रास्ते से भटके ना। दूसरी परिभाषा क्या समझे कि डीपीएसपी सरकार की ड्यूटीज को दर्शाता है। ये सरकार की वो ड्यूटीज हैं जो उन्हें नागरिकों के प्रति, सिटीजन्स के प्रति पूरी करनी है। इतनी बात क्लियर हो गई? बहुत बढ़िया। एक सबसे बहुमूल्य बात दोस्तों आप लोग और जान लीजिए कि डीपीएसपी जो होते हैं ये गैर न्यायोचित होते हैं। क्या होते हैं? ये गैर न्यायोचित होते हैं। गैर न्यायोचित को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नॉन जस्टिसिएबल। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? न्यायोचित होते हैं यानी कि जस्टिसिएबल होते हैं। कल को कोई भी तुम्हारा फंडामेंटल राइट तोड़ दे तो तुम सीधे सीधे आर्टिकल 32 का उपयोग करके सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, या फिर तुम्हें सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना, हाई कोर्ट जा सकते हो। परंतु डीपीएसपी नॉन जस्टिसिएबल होते हैं, गैर न्यायोचित। जिसका अर्थ क्या है मेरे दोस्तों? जिसका अर्थ यह है कि कल को सरकार अपनी इन ड्यूटीज को पूरा ना भी करे, कल को सरकार अगर अपने इन कर्तव्यों को पूरा ना भी करे, तो भी आप सरकार को अदालत में घसीट नहीं सकते ये बोलकर कि देखो देखो ये सरकार की ड्यूटीज थी और सरकार ने अपनी ड्यूटीज को पूरा नहीं किया। सरकार की इच्छा है, वो चाहे तो इन ड्यूटीज को पूरा करें और ना चाहे तो इन ड्यूटीज को पूरा ना करें। उनके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। अब जब आप मेरी इस बात को सुनते हैं तो आपको बड़ा अटपटा लगता होगा कि सर हमारे संविधान निर्माताओं ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने डीपीएसपी को जस्टिसिएबल क्यों नहीं बनाया? आखिर न्यायोचित क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि ये तो गलत चीज है ना कि सरकार अपनी ड्यूटीज पूरी नहीं कर रही, उसके बाद भी हम उनको कोर्ट में नहीं घसीट सकते। वो तो उनकी मर्जी है, वो चाहे तो पूरा करें, चाहे तो पूरा ना करें। तो ऐसी सिचुएशन में तो ये कभी अपनी ड्यूटीज को पूरा ही नहीं करेंगे, इनको तो फ्री हैंड मिल गया। तो समझो दोस्तों मेरी बात को, जब इस देश के संविधान को बनाया जा रहा था तब इंडिया बहुत ताजा ताजा आजाद हुआ था।
और जब इंडिया ताजा ताजा आजाद हुआ है तो उस समय उसकी सिचुएशन बड़ी ही अजीब थी। बड़ी ही अजीब क्या थी? बड़ी ही अजीब ऐसी थी कि अंग्रेज हमारे सारे रिसोर्सेज, सारे संसाधनों को चूस चूस के खा चुके थे, क्योंकि वो एक नंबर के भिकमंगे और नंगे थे। तो वो सारे रिसोर्सेज हमारे चूस चूस के खा गए। कौन? अंग्रेज। तो ऐसी परिस्थिति में देश के पास संसाधन नहीं है, ठीक है ना, यानी कि देश बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है। तो इस परिस्थिति में आप सरकार से यह उम्मीद मत करिए कि वो अपने सारे कर्तव्यों को पूरा कर दें। जैसे कि सरकार का एक कर्तव्य है कि जितनी भी रिसोर्सेज इस देश के अंदर मौजूद है वो उन सभी का बराबर डिस्ट्रीब्यूशन करे, बराबर आवंटन करे हर नागरिक के बीच में। अरे भैया, देश अभी आजाद हुआ है, देश के अंदर रिसोर्सेज हैं ही नहीं, बंटवारा करने की बात तो बहुत दूर की है। तो उस परिस्थिति में तुम तो फिर चिढ़ जाओगे, बोले सरकार ने तो हमको संसाधन दिए ही नहीं। अब तो हम सरकार के खिलाफ जो है क्या करेंगे? केस करेंगे। और अगर हम डीपीएसपी को जस्टिसेबल बना भी देते तो फिर उस परिस्थिति में तो आप सरकार ने आप अपना कर्तव्य तो पूरा नहीं किया, आपको रिसोर्स तो दी नहीं, तो आप सरकार को कहां ले जाते? अदालत में ले जाते। तो उस परिस्थिति में देश के पास संसाधन जब नहीं होते ना, तो फिर सरकार अपने सारे कर्तव्यों को पूरा कर भी नहीं पाती है। और उस परिस्थिति में अगर डीपीएसपी को आप न्यायोचित बना दोगे, जस्टिसेबल बना दोगे, तो फिर तो सरकार काम अपना पूरा कर नहीं पाएगी और आप बार बार सरकार को अदालत में उसके ऊपर क्या करते रहोगे? केस करते रहोगे। तो बेवजह अदालत के अंदर बेवजह तो बेवजह अदालत के अंदर बहुत सारे केसेस का क्या हो जाएगा? भंडार क्रिएट हो जाएगा। तो इसीलिए जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने ये कहा कि यार डीपीएसपी को अभी हम क्या नहीं बना रहे? डीपीएसपी को अभी हम जो है जस्टिसेबल यानी कि न्यायोचित नहीं बना रहे। ठीक है, एक बार व्हाइट बोर्ड पर फॉलो करिएगा मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि जो इसके ये बहुत इजी चैप्टर है दोस्तों। बस एक बार अगर आपने इसका फॉर्मेट सही समझ लिया तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरा प्रश्न बड़ा ही सिंपल सा है, मेरा प्रश्न बड़ा ही सिंपल सा है कि क्यों 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 डीपीएसपी को न्यायोचित नहीं बनाया गया? क्यों डीपीएसपी को न्यायोचित नहीं बनाया गया, यानी कि जस्टिसिएबल नहीं बनाया गया? क्यों नहीं बनाया गया? तो सिचुएशन दोस्तों बड़ी सिंपल है कि 1947 में जब देश आजाद हुआ, 1947 में जब देश आजाद हुआ, तब उसके पास काफी कम संसाधन थे। तब उसके पास काफी कम संसाधन थे, काफी कम रिसोर्सेस थे। इतनी बात क्लियर हुई? ये रिसोर्सेज पर्याप्त नहीं थी, ये रिसोर्सेज सफिशिएंट नहीं थी, ये रिसोर्सेज, ये संसाधन पर्याप्त नहीं थे, ये रिसोर्सेज सफिशिएंट नहीं थी कि सरकार इनके दम पर कि सरकार इनके दम पर अपनी सारी ड्यूटीज को पूरा कर सके, कि सरकार इनके दम पर अपनी सारी ड्यूटीज को पूरा कर सके। इतनी बात आप सभी को क्लियर हुई कि इतने संसाधन थे ही नहीं कि मैं अपने सारे कर्तव्यों को पूरा कर दूं। ठीक है, आगे देखो। ऐसे में अगर डीपीएसपी को न्यायोचित बना दोगे,
तो ऐसे में अगर डीपीएसपी को क्या बना दोगे, तो अगर ऐसे में डीपीएसपी को जस्टिसिएबल बना दोगे, न्यायोचित बना दोगे, तो फिर सरकार अपनी ड्यूटी पूरी ना कर पाने की वजह से, तो सरकार अपनी ड्यूटी पूरी ना कर पाने की वजह से हमेशा कोर्ट के चक्कर लगाती रहेगी, हमेशा कोर्ट के चक्कर लगाती रहेगी, हमेशा कोर्ट के चक्कर लगाती रहेगी, क्योंकि लोग उस पर केस करते रहेंगे। भाई न्यायोचित बना दिया ना आपने, जस्टिसेबल बना दिया। जब आप किसी चीज को जस्टिसेबल बना रहे हो और वो पूरी नहीं हो पा रही है वो ड्यूटी, तो लोग तो केस करेंगे, क्योंकि लोगों को तो पता है कि कोर्ट में घसीटा जा सकता है, न्यायोचित है, जस्टिसेबल है। तो चक्कर लगाती रहेगी क्योंकि लोग उस पर केस करते रहेंगे, क्योंकि लोग उस पर, किस पर, सरकार पर, तो लोग सरकार पर केस करते रहेंगे, क्योंकि लोग सरकार पर क्या करते रहेंगे, केस करते रहेंगे। इतनी बात दोस्तों आप सभी को समझ में आई। तो लोग सरकार पर क्या कर रहे हैं, लोग सरकार पर क्या कर रहे हैं, लोग सरकार पर केस कर रहे हैं। समझ में आ रही है आपको बात? तो फिर इससे क्या होगा, अदालतों में केस का बर्डन बहुत बढ़ जाएगा। तो यही कारण था कि हमने डीपीएसपी को जस्टिसिएबल नहीं बनाया, न्यायोचित नहीं बनाया। इतनी बात क्लियर हुई। अब मैं दोस्तों आपको एक बहुत ही बहुमूल्य चीज बताना चाह रहा हूं, इसको आप केवल सुनिएगा, केवल आपकी नॉलेज के लिए है। क्या वर्तमान परिस्थिति में जब देश के पास पर्याप्त संसाधन आ चुके हैं, अब आजाद हुए काफी वर्ष बीत चुके हैं, देश ने काफी प्रगति कर ली है और सफिशिएंट रिसोर्सेज भी अब हमारे पास मौजूद हैं, तो क्या अब हम डीपीएसपी को जस्टिसिएबल बना सकते हैं? क्वेश्चन समझे आप? ये थोड़ा सा यूपीएससी के तरफ का क्वेश्चन साउंड करेगा आपको, क्योंकि एमपीपीएससी में तो इस प्रकार का वो नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ इंटरव्यू लेवल तक जरूर आपसे पूछा जा सकता। भगवान करे आप इंटरव्यू लेवल तक पहुंचे मेरे दोस्तों। तो सफिशिएंट रिसोर्सेज आ चुके हैं देश के पास, तो अब तो कम संसाधन वाला कारण तो हम दे ही नहीं सकते। ऐसे में तो फिर सरकार को डीपीएसपी कानूनी रूप से निभाने चाहिए, तो फिर तो हमको डीपीएसपी को जस्टिसिएबल भी कर देना चाहिए। तो क्या हम आज के टाइम पे कर सकते हैं? तो सुनिए, भारत एक डेवलपिंग कंट्री है, विकासशील देश है, डेवलप्ड नहीं है, विकसित नहीं है। तो अभी भी हमारे पास संसाधन इतने तो बिल्कुल नहीं है कि हम सारे के सारे डीपीएसपी को जस्टिसिएबल बना दें। हालांकि देश के पास अब इतने रिसोर्सेज जरूर आ चुकी हैं कि कुछ डीपीएसपीज ऐसी हैं जिनको हम जस्टिसिएबल अर्थात न्यायोचित बना सकते हैं। अर्थात कि सरकार अगर अपने इन डीपीएसपी को पूरा नहीं करती है, ये कुछ डीपीएसपी को अगर सरकार पूरा नहीं करती है, तो फिर हम सरकार को कोर्ट में घसीट सकते हैं। तो प्रेजेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग यस वी कैन नॉट मेक ऑल द डीपीएसपीज जस्टिसिएबल, परंतु हम कुछ डीपीएसपी को तो जरूर न्यायोचित बना सकते हैं वर्तमान नजरिए से। तो ये आपका उत्तर होना चाहिए, ठीक है, अगर कोई भी आपसे प्रेजेंट रेफरेंस में पूछता है। तो ये दोस्तों हमने आपका एक बेस तैयार कर दिया है डीपीएसपी को लेकर, ठीक है। ये हमने आपको बता दिया पार्ट नंबर 4 36 से 51। अब एक और फैक्ट अपने प्रीलिम्स के नजरिए से देख लीजिए कि जो डीपीएसपी का आइडिया है वो कहां से लिया गया है, वो इंडिया ने कहां से लिया है। तो डीपीएसपी का जो दोस्तों आइडिया लिया गया है वो आयरिश संविधान से, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, जो कि 1937 में आया था आयरिश का संविधान। आयरिश मतलब आयरलैंड का संविधान। तो बेसिकली इंडिया ने डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट कहां से लिया है? तो इंडिया ने डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट जो है मेरे दोस्तों आयरलैंड से लिया है। और आयरलैंड ने भी खुद किसी से लिया है, आयरलैंड ने उसे स्पेन से लिया है। कहां से लिया है? आयरलैंड ने उसे स्पेन से लिया है। तो बेसिकली अगर हम फ्लोचार्ट देखें तो क्या बनेगा कि स्पेन से डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट किसने लिया? आयरलैंड।
और आयरलैंड से डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट किसने लिया? तो इंडिया ने लिया। इतना क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट कि डीपीएसपी को नॉवल फीचर्स, यानी कि हिंदी में अगर आप देखो तो आदर्श विशेषताएं किसने कहा था? नॉवल फीचर्स यानी कि आदर्श विशेषताएं डीपीएसपी को किसने कहा था? तो ये डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी ने कहा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी के अनुसार डीपीएसपी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, एक बहुत ही नॉवल चीज है, बहुत ही आदर्श चीज है जो संविधान के अंदर डाली गई है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए अच्छे से। उसी के साथ साथ दोस्तों, उसी के साथ साथ मौलिक अधिकार, यहां पर आप देखते हो कि डीपीएसपी को मौलिक अधिकारों के साथ मिलाकर संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। वैसे तो आपको याद हो डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी ने आर्टिकल 32 यानी कि संवैधानिक उपचार वाला जो था ना, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जहां पर अगर कोई आपका फंडामेंटल राइट तोड़ता है तो आप आर्टिकल 32 का यूज करके सीधे कहां जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट। याद आया? तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी ने आर्टिकल 32 को भी हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। तो जब पूरा आए हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो आर्टिकल 32 चुनना है। और डीपीएसपी के संदर्भ में आए तो आप कह सकते हो कि डीपीएसपी को संविधान की आत्मा माना जाता है, परंतु अकेले नहीं, मौलिक अधिकारों के साथ जोड़कर जो है इसको आत्मा माना जाता है। उसके बाद यहां पर ना डीपीएसपी वाले टॉपिक से ये प्रश्न बहुत आते हैं कि ये कथन किसने कहा, ये स्टेटमेंट किसने कही? पहली चीज। दूसरा, अभी तक मैंने आपको जितना बताया है उसमें से कोई भी फैक्ट वो उठा के पूछ लेगा। और तीसरा, बड़ा सिंपल, लोग अक्सर डीपीएसपी के आर्टिकल्स को इग्नोर करते हैं, लेकिन एग्जाम में वो कोई भी आर्टिकल उठा के डायरेक्टली पूछ लेता है, क्योंकि आर्टिकल्स बहुत ही सरल हैं। आपने मुश्किल से 1-1.5 घंटे की मेहनत उनको याद करने में कर दी तो आपको जीवन भर आप कभी जो है उसको नहीं भूलेंगे। यहां पर एक भाई साहब हैं ग्रेनविल ऑस्टिन, काफी फेमस व्यक्ति। तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने डीपीएसपी के बारे में क्या कहा था? ठीक है, देखो लिखा हुआ है, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट दोनों के लिए इन्होंने कहा था कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट ये दोनों ही संविधान की अंतर आत्मा है। ये दोनों ही संविधान की क्या है? अंतर आत्मा। यानी कि ग्रेनविल ऑस्टिन के अनुसार संविधान से अगर आप डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स को निकाल लेते हो तो संविधान की आत्मा आप छीन रहे हो, ये उसके बराबर है। तो डीपीएसपी और मौलिक अधिकार दोनों के लिए ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा कि ये तो संविधान की अंतर आत्मा है, कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद दोस्तों डीपीएसपी की कुछ विशेषताएं हम जानेंगे। यहां से भी आपका फैक्चुअल डेटा दोस्तों निकल के आ जाता है, क्योंकि जब भी मैं आपको कोई कॉन्सेप्ट समझाता हूं तो ये मत समझिया करिए कि ये तो मेंस की चीज है। नहीं भैया, कोई भी सब्जेक्ट होता है उसकी शुरुआत फैक्ट से थोड़ी ना होती है, उसकी बारे में समझोगे तो सही ना, कि सब कुछ रटते ही चले जाओगे, संभव नहीं है। तो देखिए, सबसे पहला डीपीएसपी के बारे में क्या कहा गया है? डीपीएसपी के बारे में देखो वही सेम लाइन कही गई है जो मैंने आपको सबसे पहली परिभाषा बताई थी कि डीपीएसपी वो सिद्धांत है जो स्टेट को दिमाग में रखना है नीति बनाते समय, ताकि वो ऑफ ट्रैक ना जाए। वही पॉइंट लिखा हुआ है कि ये वो सिद्धांत है जो दिमाग में रखना है। किसे दिमाग में रखना है? स्टेट को। क्या करते समय? नीति बनाते समय। एग्जैक्ट बढ़ाया था। उसके बाद देखिए डीपीएसपी जो है निर्देश का काम करते हैं, यानी कि इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं। वही तो मैंने आपको बताया था कि डीपीएसपी आपको आउट ऑफ ट्रैक नहीं होने देते, बार बार आपको दिशा निर्देश देते रहते हैं कि बेटा तुझे ये करना है, तुझे ये पॉलिसी बनानी है, तुझे ये नीति बनानी है, तो तुझे इस रास्ते पर चलना होगा। ठीक है, तो डीपीएसपी हमेशा एक इंस्ट्रक्शन देने का काम करते हैं दोस्तों, दिशा निर्देश दिखाने का काम करते हैं। ठीक है, और ये किसके लिए ये किसको दिशा दिखाते हैं? तो समझिएगा, लेजिस्लेटिव यानी कि विधायिका, लेजिस्लेटिव का मतलब जानते हो? विधायिका, कानून बनाने वाले लोग। एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, कानून को लागू करने वाले लोग।
और एडमिनिस्ट्रेटिव है ना, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स, यानी कि ये प्रशासक लोग हो गए। आप लोग जो आगे डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी सब बनोगे तो आप सब प्रशासनिक सेवा में जाओगे। तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी कि विधायिका, कार्यपालिका और जितने भी प्रशासनिक मामले हैं उन सभी में और उन सभी लोगों को दिशा निर्देश दिखाने का काम करता है कौन? डीपीएसपी। आपको दोस्तों डीपीएसपी में कभी भी न्यायपालिका का नाम नहीं घुसाना है कि आपने बोल दिया कि डीपीएसपी न्यायपालिका को दिशा दिखाता है। अरे भैया नहीं, न्यायपालिका को कोई दिशा नहीं दिखाता, न्यायपालिका पूरी ऑलरेडी दिशा में है। ठीक है ना, समझ रहे हैं आप बात को? अच्छा, उसके बाद यहां पर आप देखेंगे अनुच्छेद 36। अब आप कहोगे कि क्या सर यहां से हमारा डीपीएसपी शुरू हो गया? आपने हमको बताया था कि आर्टिकल 36 से 51 में डीपीएसपी आता है। दोस्तों ये जो आर्टिकल 36 है ना डीपीएसपी का, ये सेम फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 12 जैसा है। ये सेम फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 12 जैसा है। और आर्टिकल 12 में किस चीज की परिभाषा लिखी हुई थी? स्टेट शब्द की परिभाषा लिखी थी। तो आर्टिकल 36 वही तो कह रहा है। आर्टिकल 36 आपको किस शब्द का मतलब बता रहा है? स्टेट शब्द का, राज्य शब्द का। और आर्टिकल 36 कहता है कि ये वही मतलब है जो आपने पार्ट 3 में यानी कि मौलिक अधिकारों में यानी कि आर्टिकल 12 में पढ़ा था। तो आर्टिकल 12 इज सेम एज आर्टिकल 36। अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 36 में कोई भी अंतर नहीं है दोस्तों। इतना आप सभी को क्लियर हुआ? ठीक है। और देखिए, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, या आपकी लोकल सरकार हो, या आपकी दूसरी सरकारी कंपनियां हो, सबके ऊपर डीपीएसपी लागू होते हैं। तो सही तो बात है, डीपीएसपी तो पूरे स्टेट पर लागू होते हैं और स्टेट शब्द के अंदर ये सारी चीजें आती हैं। तो सीधी सी बात है, इन सब पर डीपीएसपी लागू हो गया है। तो बार बार सेम सेम सी चीजें हैं। अच्छा, अब देखिए दोस्तों, अब देखिए एक एक्ट है बड़ा ही फेमस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। कौन सा? भारत सरकार अधिनियम 1935। अब ये जो 1935 का भारत सरकार अधिनियम, ये तो आजादी से पहले की बात हो रही है। तो इस एक्ट के अंदर भी, इस एक्ट मतलब आप समझो कि भारत का जो संविधान है ना वो पूरा इसी एक्ट पर बेस्ड है। यहीं से एक तरीके से कॉपी करके किया गया है। ये हमारे भारतीय संविधान की एक रफ वर्जन आप जो है इसको समझ लो, यहीं से जो है निकाला गया हमारा मेन संविधान। तो इस एक्ट के अंदर एक चीज होती थी जिसको हम लोग क्या कहते थे? जिसको हम लोग कहते थे इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। क्या बोलते थे? इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो ये सेम वही चीज है जो वर्तमान में डीपीएसपी है। इतनी बात क्लियर हुई आप सभी को? वापस समझिए, इसीलिए तो कह रहा है कि डीपीएसपी किसके जैसा दिखता है? तो डीपीएसपी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं बिल्कुल वैसा ही दिखता है, बस नाम अलग है। रिश्ता वही है, बस सोच नहीं है। मतलब बस नाम अलग अलग है, काम दोनों का सेम था। ठीक है, क्योंकि अगर आप उसका नाम देखोगे ना, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शंस मतलब दिशा निर्देश, दिशा निर्देश दिखाने वाले उपकरण। तो ये डीपीएसपी ही तो है। डीपीएसपी ही तो दिशा निर्देश दिखाता है सरकार को कि बेटा रास्ते पे रहो, भटकना नहीं है, सही पॉलिसी बनानी है। तो वही सेम चीज है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे देखें, डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी कहते हैं कि डीपीएसपी दिशा निर्देश दिखाता है, इंस्ट्रक्शंस देता है। किसे? कानून बनाने वाले लोगों को भी और कानून अप्लाई करने वाले लोगों को भी। क्या न्यायपालिका शब्द का बोलना है यहां पर? जी नहीं, न्यायपालिका दूसरों को दिशा निर्देश दिखाती है, न्यायपालिका को कोई दिशा निर्देश नहीं दिखाता। याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, केवल इन दोनों को ही पाठ पढ़ाना है। कानून बनाने वाले लोग भी नेता होते हैं और कानून को अप्लाई करने वाले लोग भी नेता होते हैं। तो इन दोनों के ऊपर ही क्या लागू होना है? डीपीएसपी लागू होना है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद 3 शब्दों पर ध्यान देना है, आर्थिक,
सामाजिक और राजनीतिक, यानी कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तीनों रूप में अगर आपको डेवलपमेंट करना है, प्रगति करनी है, तो डीपीएसपी उसके लिए बहुत ज्यादा सहायक होता है। डीपीएसपी 4 आदर्श पर चलता है। कितने आदर्श पर? 4 आदर्श पर। इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, डीपीएसपी कितने आइडियल्स पर चलता है, कितने आदर्श पर चलता है? 4 आदर्श पर। सबसे पहला न्याय यानी कि जस्टिस, लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता, इक्वेलिटी यानी कि समानता, और फ्रेटर्निटी यानी कि भाईचारा अर्थात बंधुत्व। वापस बोलेंगे, जस्टिस दोस्तों बहुत जरूरी है तो न्याय, लिबर्टी बहुत जरूरी है, स्वतंत्रता, और तीसरी चीज क्या थी? तीसरी चीज थी इक्वेलिटी यानी कि समानता बहुत जरूरी है, और चौथी चीज फ्रेटर्निटी यानी कि भाईचारा, बंधुत्व बहुत जरूरी है। तो ये 4 आदर्श हैं जो हमको याद रखने हैं, जिनके साथ साथ जो है डीपीएसपी काम करता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद दोस्तों एक बहुत ही 2 प्यारे शब्द का उपयोग हुआ है। एक शब्द होता है पुलिस राज्य यानी कि पुलिस स्टेट जिसे हम कहते हैं, और दूसरा शब्द होता है कल्याणकारी राज्य यानी कि वेलफेयर स्टेट हम कहते हैं। क्या आप कभी भी एक पुलिस स्टेट बनाना चाहोगे जहां पर हर काम डंडे की नोक पर करवाया जाता है? जी नहीं। डीपीएसपी का मकसद एक पुलिस राज्य, एक पुलिस स्टेट बनाना नहीं है। डीपीएसपी का मतलब एक वेलफेयर स्टेट, एक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना है, जहां पर डंडे की नोक का उपयोग नहीं, सिर्फ इस इरादे से काम किया जाए कि इस देश के अंदर रहने वाले हर व्यक्ति का कल्याण हो सके, वेलफेयर हो सके। इतना क्लियर हुआ? तो हमको वेलफेयर स्टेट चाहिए, पुलिस स्टेट नहीं चाहिए, कल्याणकारी राज्य चाहिए, एक पुलिस राज्य हमको जो है दोस्तों नहीं चाहिए। डीपीएसपी गैर न्यायोचित होते हैं, नॉन जस्टिसिएबल होते हैं, यानी कि अगर सरकार इनको पूरा ना भी करे तो भी आप सरकार के खिलाफ कोई लीगल कार्रवाई नहीं कर सकते। कारण वगैरह पूरा मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। उसके बाद यहां पर अब दोस्तों आर्टिकल 37 की चर्चा हुई है। आर्टिकल 36 की चर्चा ऑलरेडी हो चुकी कि आर्टिकल 36 स्टेट शब्द की परिभाषा बताता है, बिल्कुल सेम वैसी ही जैसे आर्टिकल 12 फंडामेंटल राइट्स के अंदर बताई गई। यहां पर आर्टिकल 37 की चर्चा लेते हुए क्या कहा गया है कि आर्टिकल 37 ये कहता है कि जो ये डीपीएसपी वाले सिद्धांत है ना, ये देश की शासन प्रणाली में मौलिक है। यानी कि डीपीएसपी जो है वो देश के गवर्नेंस में, वो देश की शासन प्रणाली में एक बहुत ही फंडामेंटल रोल, एक बहुत ही मौलिक भूमिका निभाते हैं। क्या कह रहा है आर्टिकल 37? आर्टिकल 37 कह रहा है कि डीपीएसपी देश के शासन में, कंट्री के गवर्नेंस में एक फंडामेंटल रोल, एक मौलिक भूमिका जो है निभाते हैं। और इसीलिए ये राज्य की यानी कि स्टेट की ड्यूटी बनती है कि वो इन डीपीएसपी का ध्यान रखें जब भी वो किसी कानून का निर्माण करते हैं। तो ये चीज आपको दोस्तों क्लियर हुई? वापस से मैं कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं, ध्यानपूर्वक सुनिए। यहां आर्टिकल 37 ये कह रहा है कि किसी भी देश के गवर्नेंस में, किसी भी देश की शासन प्रणाली में डीपीएसपी एक बहुत ही फंडामेंटल रोल, एक बहुत ही मौलिक भूमिका को दोस्तों जो है निभाते हैं। और इसीलिए जब भी राज्य अपने किसी भी कानून को बनाता है, अपने किसी भी लॉ को बनाता है, तो उस समय उनको डीपीएसपी को हमेशा अपने दिमाग में याद रखना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, अब यहां पर एक बहुत ही प्यारी बात लिखी हुई है दोस्तों, बहुत ही प्यारी बात लिखी हुई है। मान लिया हमने कि डीपीएसपी गैर न्यायोचित है, यानी कि डीपीएसपी पूरा ना होने पर आप कोई लीगल कार्रवाई तो नहीं कर सकते, मान लिया हमने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है ना दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट जो है ना, वो डीपीएसपी की सहायता लेती है। पता है क्या पता लगाने में? यह पता लगाने में कि कोई भी कानून वैध है या नहीं वैध है। समझ में आया? वापस सुनो, डीपीएसपी में मान के चलो सरकार की एक ड्यूटी दे रखी है कि सरकार को इस देश में रहने वाले जो जीव हैं
उनकी रक्षा करने के लिए कुछ ना कुछ मापदंड जो है बनाने चाहिए, कुछ ना कुछ मेजर्स जो है उनको लेने चाहिए। जैसे कि अभी हम आगे पढ़ेंगे आर्टिकल 48 के अंदर भी, तो हम एक एक करके देखेंगे उस चीज को। तो मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि एक डीपीएसपी है जो कहता है कि ये स्टेट की ड्यूटी है कि उन्हें एनिमल्स का ध्यान रखना है उनके खिलाफ, ताकि कोई भी गलत गतिविधि ना हो सके। वहीं दूसरी ओर सरकार ने एक कानून पारित कर दिया और उस कानून में सरकार ने कहा कि जब जिस जानवर की जरूरत पड़े उस जानवर को मारा जा सकता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, परिस्थिति के अनुसार। तो जैसे ही अदालत इसको देखेगी, सुप्रीम कोर्ट इसको देखेगी, बोले यार ये क्या कानून है, यहां तो सरकार, इस कानून के तहत तो सरकार किसी भी जानवर को उड़ा देगी, किसी भी जानवर को मार देगी। तो ये जो चीज है, ये जो कानून है, ये कहीं ना कहीं फलाने डीपीएसपी के विरुद्ध जा रहा है। तो हम यहां पर डीपीएसपी को आधार मानकर किसी कानून की जांच कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट कई बार ऐसा करती है, वो डीपीएसपी को आधार मानकर किसी भी कानून की जांच करती है कि क्या यह कानून सही रूप से इस देश के लिए सही है या नहीं है। ठीक है, तो डीपीएसपी का आधार लेकर अदालतें, केवल सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, कोई भी अदालत डीपीएसपी को एक आधार मानकर यह चेक करती है कि कोई भी कानून क्या संवैधानिक रूप से उचित है या नहीं उचित है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद दोस्तों एक चीज, लास्ट पॉइंट और बहुमूल्य पॉइंट जो विशेषता वाला है, वो क्या लिखा हुआ है, अगर कोई भी ऐसा कानून बनाया गया, अगर कोई भी ऐसा कानून बनाया गया जो किसी डीपीएसपी को पूरा करने के लिए बनाया गया है, वापस सुनिए, अगर कोई भी ऐसा कानून बनाया गया, क्या बनाया गया, कानून, और उस कानून का मकसद है फलाने डीपीएसपी के अंदर लिखी ड्यूटी को पूरा करना। वापस से सुन लीजिए मेरी बात को, डीपीएसपी के अंदर किसकी ड्यूटीज लिखी हैं, सरकार की। कानून कौन बनाती है, सरकार। तो सरकार ने अपना एक कानून बनाया और उस कानून के तहत सरकार अपनी एक फलाने डीपीएसपी के अंदर जो उसकी ड्यूटी लिखी है उसे वो पूरा करना चाहती है उस कानून के माध्यम से। तो ऐसा कानून अगर आर्टिकल 14 और 19 के फंडामेंटल राइट के विरुद्ध जाता भी है तो भी कोई बात नहीं, जाने दीजिए। यह स्टेटमेंट अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आई है तो मतलब आपने मेरा लेक्चर नंबर 10 नहीं देखा है, जहां पर मैंने फंडामेंटल राइट्स को समाप्त करवाया था और उसका लास्ट आर्टिकल 31C जो है मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, आपने उसको नहीं देखा है तो आपको दोस्तों उसको जरूर देखना है। लेकिन मैं एक बार फिर से प्रयास करूंगा आपको बताने के लिए कि अगर सरकार कोई कानून बनाती है और इस कानून का उद्देश्य है कि डीपीएसपी के अंदर लिखी कोई ड्यूटी को पूरा करना, डीपीएसपी के अंदर लिखी ड्यूटी को पूरा करना, और ये काम करने के चक्कर में अगर हमसे आर्टिकल 14 और 19 के अंदर लिखे फंडामेंटल राइट टूट भी जाते हैं तो टूट जाने दो। समझ में आई बात। लेकिन जब आप आर्टिकल 31C पूरा पढ़ के आते हो तो आपको एग्जैक्ट वहां पर पता चलता है कि हम यहां पर सारे डीपीएसपी की बात नहीं कर रहे, हम यहां पर केवल आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C के अंदर जो डीपीएसपी लिखा है सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं कि अगर सरकार कोई कानून बनाती है और उस कानून का उद्देश्य आर्टिकल 39B और 39C के अंदर लिखे हुए डीपीएसपी को पूरा करना है तो कोई बात नहीं, अगर इस चक्कर में आर्टिकल 14 और 19 के फंडामेंटल राइट टूट रहे हैं तो टूट जाने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप ऐसे किसी कानून को ये बोल के रद्द नहीं कर सकते कि ये तो आर्टिकल 14 और 19 के फंडामेंटल राइट को तोड़ रहा है, क्योंकि यहां पर एक नेक काम को करने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C को पूरा करने के लिए सरकार कानून बना सकती है, भले ही वो कानून आर्टिकल 14 और 19 में लिखे फंडामेंटल राइट के विरुद्ध ही क्यों ना चला जाए। तो ये बात हमने एग्जैक्टली आर्टिकल 31C में पढ़ी थी। मैंने फिर से एक बार उसको 3 से 4 बार रिपीट कर दिया है कि अगर आप उसको भूल भी गए थे तो भी कोई बात नहीं दोस्तों। ठीक है, यहां पर अगली हेडिंग को जब हम दोस्तों देखते हैं
तो यहां पर हमको क्या समझना है, मैं एक काम करूंगा दोस्तों, मैं काम करूंगा कि ये जो लेक्चर है ये ऑलरेडी 45 मिनट का हो चुका है और मैं आपको डीपीएसपी का एक आधार जो है पढ़ा चुका हूं, ठीक है। अब चूंकि मैं लेट नाइट रिकॉर्डिंग करता हूं तो आपको पता ही है कि एक बार जैसे ही रात के 9 बज जाते हैं तो उसके बाद जाना पड़ता है, बंद करना पड़ता है, आखिरी टाइमिंग होती है। लेकिन मैंने आपको डीपीएसपी का दोस्तों पूरा बेस पढ़ा दिया है। अब मैं अगले लेक्चर में जब आपसे मिलूंगा तो मैं डीपीएसपी के अंदर जो आर्टिकल्स लिखे हुए हैं वो मैं सारे आर्टिकल्स आपको जो है याद करवा दूंगा और उसी के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स जो अलग अलग लोगों ने कही हैं वो भी मैं आपको पूरी याद करवा दूंगा, पूरी पढ़ा दूंगा, पूरी समझा दूंगा। तो दोस्तों अब एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे कहना क्या चाहता हूं कि अगर आप मेरे लेक्चर्स को देखते हो और अगर मेरे लेक्चर्स आपको काम आते हैं ना, तो आप प्लीज उस वीडियो को लाइक जरूर किया करिए, क्योंकि उससे होता क्या है कि एक इंटरनल मोटिवेशन आती है कि देखो भैया जो एस्पिरेंट्स हैं उनको वीडियो पसंद आ रही है, वो वीडियो को लाइक कर रहे हैं। एक लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाएगा और मुझे अगली वीडियो बनाने के लिए और ज्यादा मोटिवेशन जो है मिल जाएगी। कंटेंट मैंने पूरा बना के रखा हुआ है आपके लिए, आप देख सकते हैं पूरा। लेकिन जिस हिसाब से देखिए, मैं आपको पता है कि मैं डिटेल में लेके जाऊंगा, ऐसा नहीं है कि फंडामेंट केवल आर्टिकल्स पढ़ा दिया और आर्टिकल्स के बाद रोक दिया। ये देखिए खत्म ही नहीं हो रहा। केवल ऐसा नहीं है आर्टिकल्स पढ़ा दिया और आर्टिकल्स के बाद रोक दिया, ये देखिए खत्म नहीं हो रहा है, नहीं खत्म हो रहा, नहीं खत्म हो रहा। तो अभी मैं 1 घंटा भी रुक जाऊंगा तो भी इसको पूरा नहीं कर पाऊंगा। समझ रहे हैं आप बात को? तो इसीलिए जो डेप्थ के साथ मैंने कवर किया है, मैं 2 लेक्चर्स मान के चल रहा था कि डीपीएसपी को 2 लेक्चर्स में पढ़ाऊंगा, क्योंकि जो मौलिक कर्तव्य है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज, वो एक लेक्चर में पढ़ाई जा सकती है। पढ़ाने वाला तो व्यक्ति डीपीएसपी को भी पढ़ा देता है एक लेक्चर में। मैं अभी 2 घंटे का लेक्चर ले लूं तो मैं भी पढ़ा दूंगा आपको, लेकिन वो 1-1 घंटे का जो सेशन रहता है वो ज्यादा सहूलियत रहता है आप लोगों के लिए और मेरे लिए भी रहता है। तो हम इसको पूरा करेंगे और अगले 2 लेक्चर में हमारा डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी दोनों जो है दोस्तों समाप्त हो जाएगा। तो आज के लेक्चर के लिए दीजिए मुझे इजाजत। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।